हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो अभी हम सेलुलर फिजियोलॉजी पढ़ना शुरू कर रहे हैं और सेलुलर फिजियोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन होता है एक सेल का एंट्री पॉइंट। इट इज़ द एंट्री पार्ट से लिखते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज़ द एंट्री पार्ट ऑफ अ सेल। मतलब गेट भी बोल सकते हैं। जैसे कोई एक घर में एंट्री करने के लिए वो गेट के थ्रू हमें घर के अंदर एंट्री करना पड़ता है, ठीक वैसे ही सेल के अंदर एंट्री करने के लिए सेल मेम्ब्रेन को पहले पेनिट्रेट करना पड़ेगा या फिर इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट्स में से तीन मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इसका सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट में। एक होता है प्रोटीन, दूसरा लिपिड एंड तीसरा कार्बोहाइड्रेट। यही तीन मेजर हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को जानते हैं और यही तीनों ही सेल मेम्ब्रेन में रहते हैं। और उनमें से सबसे ज़्यादा रहता है प्रोटीन जो कि होता है 55%। उसके बाद रहता है सेकेंड मोस्ट अबंडेंट रहता है लाइपिड जो होता है 40%। और कार्बोहाइड्रेट रहता है सिर्फ 5%। तो मेजर पार्ट इज़ प्रोटीन, ओके, लाइपिड नहीं। तो सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया था। क्या है ये? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है ये सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो इलाबोरेट करने के लिए एक मॉडल वो होता है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जिसका प्रपोज किए थे सिंगर एंड निकोलसन ने नाम के दो साइंटिस्ट ने, ओके। जहाँ पे फ्लूइड पार्ट इज़ लाइपिड एंड मोज़ाइक पार्ट इज़ प्रोटीन, ओके। मोज़ाइक पार्ट इज़ प्रोटीन। सो मोज़ाइक मतलब स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड के अंदर स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये मोज़ाइक पार्ट जो प्रोटीन है। तो यहाँ पे लाइपिड और प्रोटीन का ही ये मॉडल में डिस्क्राइब किया गया है। कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं? क्योंकि इसका प्रोपोर्शन बहुत ही कम है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को इस मॉडल में शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पे क्या बोले थे? लाइपिड्स आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। मतलब अगर ऐसा एक सेल मेम्ब्रेन है, ये अगर आउटर पार्ट और ये अगर इनर पार्ट है, तो यहाँ पे अगर लाइपिड्स रहेगा ऐसे, ये लाइपिड्स का आउटर लेयर, ये लाइपिड्स का इनर लेयर, ठीक है। तो ठीक ऐसे रहेगा। मतलब ऐसे लाइपिड्स का दो लेयर हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, और बीच में ये जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन ऐसे मान लो ऐसे एक स्टोन की तरह रहेगा। तो ये एक प्रोटीन पार्ट हो गया, प्रोटीन ऐसे एक स्टोन की जैसा पार्ट जो कि एक मोज़ाइक पार्ट है। तो ऐसे उन्होंने एक फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का प्रपोज किया था, जहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे यही तीनों लाइपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट पार्ट को डिटेल्स में। तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइपिड। लाइपिड क्यों इम्पॉर्टेंट? क्योंकि क्लिनिकली ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइपिड। तो लाइपिड का मेनली तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है फॉस्फोलाइपिड, दूसरा होता है ग्लाइकोलाइपिड, तीसरा होता है स्टेरॉल। फॉस्फोलाइपिड मतलब लाइपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड जो होता है फॉस्फोलाइपिड में। ग्लाइकोलाइपिड मतलब ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट पार्ट, और लाइपिड्स तो लाइपिड्स मतलब लाइपिड के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट पार्ट अगर जुड़ा रहता है तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइपिड्स। और स्टेरॉल होता है जैसे कोलेस्टेरॉल, एक एग्जाम्पल है, कोलेस्टेरॉल पार्ट होता है लाइपिड्स का तीसरा फॉर्म सेल मेम्ब्रेन में। अभी ये फॉस्फोलाइपिड पहले जानना है। तो फॉस्फोलाइपिड्स भी वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। एक होता है फॉस्फेटिडाइल कोलिन जिसे हम लेसिथिन भी बोलते हैं, दूसरा होता है स्फिंगोमाइलिन, तीसरा है फॉस्फेटिडाइल सेरिन, चौथा फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, फिफ्थ होता है कार्डियोलाइपिन और सिक्स होता है फॉस्फेटिडाइल इथोनोलामिन। ये छः टाइप के मेनली फॉस्फोलाइपिड सेल मेम्ब्रेन में रहते हैं। तो ये क्या हो गया? फॉस्फेटिडाइल कोलिन मतलब फॉस्फोलिपिड्स के साथ अगर कोलिन पर मतलब फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस कोलिन को बोलते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन, जिसका और एक नाम है लेसिथिन एल। स्फिंगोमाइलिन एस, स्फिंगोमाइलिन। फॉस्फेटिडाइल सेरिन पीएस बोला जाता है इसे। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल IP3 बोला जाता है। कार्डियोलाइपिन को कुछ नहीं बोला जाता है, कार्डियोलाइपिन है। फॉस्फेटिडाइल इथानोलामिन इसे सेफालिन भी बोला जाता है, सेफालिन, ठीक है, सेफालिन। अभी ये जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन है, ये देखो फॉस्फेटिडाइल कोलिन जो है ये है मेजर सर्फेक्टेंट लिपिड इन द लंग एल्वियोलाई, ओके। मेजर सर्फेक्टेंट लिपिड इन द लंग एल्वियोलाई। सर्फेक्टेंट क्या है? सर्फेक्टेंट लंग के एल्वियोलाई में ऐसा एक लिक्विड पार्ट है जो मतलब लंग एल्वियोलाई को
कोलैप्स से, उसके कोलैप्स से बचाता है। तो सर्फेक्टेंट में कुछ लिपिड्स होते हैं, मेजर और माइनर है, उनमें से मेजर सर्फेक्टेंट लाइपिड होता है ये फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन होता है मेजर सर्फेक्टेंट लाइपिड, जो कि प्रिवेंट करता है कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई। और जो स्पेसिफिक फॉर्म फॉस्फेटिडाइल कोलिन का जो स्पेसिफिक फॉर्म सर्फेक्टेंट में रहता है वो होता है DPPC, मतलब डाईपामीटोइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ओके। तो कोई मतलब जेनेटिक कॉज की वजह से या फिर कोई भी कॉज की वजह से ये फॉस्फेटिडाइल कोलिन नाम के जो ये सर्फेक्टेंट है, मतलब सर्फेक्टेंट में अगर नहीं रहा, ये सर्फेक्टेंट अगर डेफिशिएंट रहता है तो तब क्या होगा, लंग के एल्वियोलाई का कोलैप्स हो जाएगा, है ना। वो बच्चे का वो न्यू बॉर्न में लंग का एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगा, और इस डिजीज़ को हम बोलते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़, HMD, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ बोला जाता है। तो एक फॉर्म होगा फॉस्फेटिडाइल कोलिन। और दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा जो फॉर्म था फॉस्फोलिपिड्स का, दूसरा था स्फिंगोमाइलिन, जो कि एक ये भी सर्फेक्टेंट में मिला जाता है, लेकिन ये माइनर कंपोनेंट है, जो कि सर्फेक्टेंट में रहता है, ऑल्सो फाउंड इन सर्फेक्टेंट बट इन माइनर कंपोनेंट। ये स्फिंगोमाइलिन और फॉस्फेटिडाइल जो कोलिन है, इस दोनों को एक साथ में एक फॉर्म के थ्रू, मतलब एक इक्वेशन के थ्रू फीटल लंग मैच्योरिटी टेस्ट भी किया जाता है। अगर LS रेशियो, मतलब लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का रेशियो 2 से ज़्यादा होता है, 2 इक्वल्स टू 2 और मोर देन 2 अगर होता है, तो वो दिखाता है कि वो फीटल का जो लंग है वो मैच्योर है। तो इट इज़ यूज टू एसेस फीटल लंग मैच्योरिटी। कैसे? LS रेशियो if it is more than equals to 2 indicates lung maturity, मतलब एल और लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का रेशियो अगर 2 से ज़्यादा, मतलब लेसिथिन अगर स्फिंगोमाइलिन से दुगना हो जाता है तो तब फीटल लंग मैच्योर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे स्फिंगोमाइलिन में माइलिन कंपोनेंट है। माइलिन कहाँ पे हम नाम सुने थे? नर्व सेल मेम्ब्रेन में। नर्व सेल मेम्ब्रेन में एक पार्ट होता है माइलिन शीथ, तो इसका प्रेजेंस वहाँ पे भी हो सकता है, ऑल्सो फाउंड इन नर्व सेल मेम्ब्रेन स्फिंगोमाइलिन, ओके। तो एक हो गया माइनर कंपोनेंट के हिसाब से लंग सर्फेक्टेंट में, और दूसरा है नर्व सेल मेम्ब्रेन में स्फिंगोमाइलिन। अब ये तीसरा जो फॉस्फोलिपिड था वो था फॉस्फेटिडाइल सेरीन, जिसे हम PS भी बोलते हैं PS, फॉस्फेटिडाइल सेरीन। फॉस्फेटिडाइल सेरीन जो है ये जो लाइपिड बाइलेयर है, सेल मेम्ब्रेन के जो आउटर और इनर लेयर है, ये अगर आउटर और इनर लेयर हो गया तो जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन है वो हमेशा इनर साइड में रहता है। PS हमेशा इनर साइड में रहता है, मतलब फॉस्फेटिडाइल सेरीन हमेशा एक ही साइड में ही रहता है, या तो इनर साइड में या फिर आउटर साइड में। एक नॉर्मल सेल में हमेशा इनर साइड में फॉस्फेटिडाइल सेरीन रहता है। तो क्योंकि सिर्फ एक ही साइड में रहता है, ये एक एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सेल मेम्ब्रेन में, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन एसिमेट्री, फॉस्फेटिडाइल सेरीन की वजह से। तो प्रेजेंट ओनली ऑन वन साइड ऑफ द लाइपिड बाइलेयर, नेवर ऑन द बोथ द साइड्स, दोनों ही साइड में एक ही साथ नहीं रह सकता है, रहता नहीं है फॉस्फेटिडाइल सेरीन। दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन एसिमेट्री, क्योंकि नॉर्मली फॉस्फेटिडाइल सेरीन इनर साइड में रहता है। अगर कोई भी मतलब रीज़न की वजह से फॉस्फेटिडाइल सेरीन अगर बाहर एक्सप्रेस करना शुरू हो गया तो ये पैथोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल या फिर मतलब पैथोलॉजिकल नहीं, ये एक इंडिकेट करता है एपोप्टोसिस को। एपोप्टोसिस मतलब एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ प्रोसेस होता है, जिसके वजह जो सेल को इंडिकेट करता है कि वो एक मतलब वो सेल मरने वाला है, और ये एक भेजता है ईट मी सिग्नल। मतलब क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में जब एक्सप्रेस होगा तो तब कोई फैगोसाइटिक बॉडीज़ को, मतलब वही सेल मेम्ब्रेन को इंडिकेट करता है, सेल को इंडिकेट करता है, वो एक एपोप्टोसिस में जाएगा और उसे ईट मी सिग्नल बोला जाता है, वो सिग्नल को ईट मी सिग्नल बोला जाता है। तो अभी देखो फॉस्फेटिडाइल सेरीन अगर बाहर एक्सप्रेस हो जाता है तो हम मतलब वो सेल तो एपोप्टोसिस होगा उस सेल का, तो हम कैसे पहले से एज्यूम कर ले, मतलब देखें चेक कर ले कि कौन सा सेल एपोप्टोसिस के प्रोसेस के थ्रू अंडरगो कर रहा है। तो वो टेस्ट को हम बोलते हैं एनेक्सिन 5 स्टेजिंग। एनेक्सिन 5 एक मॉलिक्यूल है जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन के साथ बाइंड कर सकता है। एनेक्सिन 5
5 जो बाइंड कर सकता है फॉस्फेटिडाइल सेरीन के साथ। तो एनेक्सिन 5 बाइंड्स टू फॉस्फेटिडाइल सेरीन ऑन द आउटर सरफेस, ओके, क्योंकि आउटर सरफेस में एक्सप्रेस है तभी बाइंड कर पाएगा। कि अगर फॉस्फेटिडाइल सेरीन अगर इनर साइड में है तो एनेक्सिन 5 बाहर से बाइंड नहीं कर सकता है। तो फॉस्फेटिडाइल सेरीन जब बाहर ही एक्सप्रेस होगा तभी ये एनेक्सिन 5 मतलब बाइंड कर पाएगा। और अगर बाइंड कर पाएगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है बाइंड करने के बाद। और ये कॉम्प्लेक्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे हम मतलब चेक कर सकते हैं कौन सा सेल एपोप्टोसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस टेस्ट को बोलते हैं एनेक्सिन 5 स्टेजिंग। तो तीसरा फॉर्म हो गया मतलब फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फेटिडाइल सेरीन का। अभी ये चौथा फॉर्म जो है, फोर्थ जो है फॉस्फोलिपिड का, वो है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, इसको हम IP3 भी बोलते हैं। मतलब IP3 मतलब इनोसिटॉल, P3 मतलब P है फॉस्फेट का, इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट, 3 मतलब ट्राई फॉस्फेट, इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल को बोला जाता है। ऑल्सो एक्ट्स एज सेकेंड मैसेंजर। ऑब्वियसली एक जब हम हार्मोन पढ़े थे वहाँ पे ये IP3 DHG कैल्शियम सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के बारे में हम बोले थे। IP3 जो कि एक GQ सब टाइप होता है, GQ सब टाइप GPCR सिस्टम में पढ़े थे। और वहाँ पे ये IP3 सेकेंड मैसेंजर के फॉर्म में एक्ट करता है और इसके वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। ये कैल्शियम फिर से और मतलब सेकेंड मैसेंजर के फॉर्म में बिहेव करता है। तो ये सब मिलके एक टोटली एक सिस्टम फॉर्म करता है। IP3 DHG कैल्शियम सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के हिसाब से एक्ट करता है। DHG मतलब डाईएसाइल ग्लिसरॉल, IP3 मतलब इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट डाईएसाइल ग्लिसरॉल कैल्शियम सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, जो कि एक GQ सब टाइप होता है। और फिफ्थ टाइप है जो फॉस्फोलिपिड का, वो है कार्डियोलाइपिन, जो कि एक्सक्लूसिवली हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द कार्डियक सेल में रहता है, कार्डियक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। अभी एक सिफिलिस नाम के एक डिजीज़ में, सिफिलिस में क्या होता है कि पेशेंट के जो सीरम में एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडी फॉर्म हो जाता है। मतलब एंटीबॉडीज़ जो यही कार्डियोलाइपिन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यही हम VDRL टेस्ट में डिटेक्ट करते हैं। जो सिफिलिसिक पेशेंट में हम VDRL टेस्ट देखते हैं वो पॉजिटिव है कि नहीं, वो क्यों देखते हैं, यही एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडी का प्रेजेंस चेक करने के लिए। तो VDRL टेस्ट मतलब वेनेरियल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, ओके। तो ये होता है कार्डियोलाइपिन का वेनेरियल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, जिसे हम चेक करते हैं एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडी को, ठीक है। अभी 6th एग्जाम्पल है मतलब फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी आ जाते हैं, क्योंकि देखो हम देखे थे सेल मेम्ब्रेन में लाइपिड होता है 3 टाइप के, एक होता है फॉस्फोलाइपिड, दूसरा था ग्लाइकोलाइपिड्स और तीसरा था कोलेस्टेरॉल मतलब स्टेरॉल। अभी दूसरा देखना है ग्लाइकोलाइपिड्स को, मेम्ब्रेन ग्लाइकोलाइपिड्स क्या है, ये CNS और ब्रेन में मतलब ग्लाइकोलाइपिड मतलब क्या है, लिपिड, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट पार्ट प्लस लाइपिड, लाइपिड के साथ जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म अटैच रहता है उसे हम ग्लाइकोलाइपिड बोलते हैं, जिस लाइपिड के साथ, ओके। तो ऐसा लाइपिड्स CNS और GI ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा रहता है। और ये जो CNS और GI ट्रैक्ट में 2 टाइप मतलब मेनली 2 टाइप के ग्लाइकोलाइपिड्स होते हैं। एक होता है गैंग्लियोसाइड्स, दूसरा होता है सेरिब्रोसाइड्स। अब देखो विब्रियो कॉलेरा, जो हमें कॉलेरा होता है ना, उसका पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है विब्रियो कॉलेरा का पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, कॉलेरा का पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है विब्रियो कॉलेरी। उसका जो टॉक्सिन होता है विब्रियो कॉलेरी टॉक्सिन, वो रिकॉग्नाइज करता है ये GM1 गैंग्लियोसाइड्स इन द GI ट्रैक्ट, ओके। GM1 गैंग्लियोसाइड जो भी GI ट्रैक्ट में होता है वहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है और वो एज ए रिसेप्टर यूज़ करता है बॉडी में एंट्री करने के लिए। वो एज ए रिसेप्टर, विब्रियो कॉलेरी का टॉक्सिन जो है वो GM1 गैंग्लियोसाइड को एज ए रिसेप्टर यूज़ करता है बॉडी में एंट्री करने के लिए, जिसकी वजह से हमें डायरिया होता है। तो ठीक है, तो GM1 गैंग्लियोसाइड का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हो गया, कहा गया GM1 गैंग्लियोसाइड्स का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जो GI ट्रैक्ट में रहता है, और विब्रियो कॉलेरी टॉक्सिन इसी को एज ए रिसेप्टर यूज़ करता है हमारे बॉडी में एंट्री करने के लिए, जिसकी वजह से डायरिया होता है। तीसरा है जो लिपिड का सब टाइप जो कोलेस्टेरॉल
जो स्किन में एज ए प्रिकर्सर फॉर्म में डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल के हिसाब से रहता है, जिसके ऊपर सनलाइट एक्ट करता है और विटामिन डी सिंथेसिस होता है। यही विटामिन डी को सनशाइन विटामिन डी बोलते हैं, सनशाइन विटामिन डी। इसीलिए हमें मतलब इसी कोलेस्टेरॉल फॉर्म की वजह से 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल फॉर्म की वजह से जब सनलाइट एक्ट करता है हमारे स्किन मतलब स्किन पे, तभी हमारा विटामिन डी हमारे बॉडी में एंडोजेनसली सिंथेसाइज हो जाते हैं। ये जो कोलेस्टेरॉल का एक इम्पॉर्टेंट कोरिलेशन है फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन के साथ। अच्छा, लिपिड्स जो है हमारा जो फ्लूइड कंपोनेंट था ना, जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में, फ्लूइड मोजाइक मॉडल में फ्लूइड पार्ट था, लिपिड पार्ट। भी लिपिड कैसे फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है वो हमें देखना है। अभी देखो सेल मेम्ब्रेन को एक फ्लूइड लाइक सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स हैं उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड लाइक स्टेट में मतलब रहने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है फॉर ऑप्टिमम फंक्शनिंग। ओके, अभी ये जो फ्लूइडिटी है मेम्ब्रेन का, जो फ्लूइड लाइक स्टेट है, ये इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है। वो लिपिड्स के वजह से ही कर सकता है। वो कैसे लिपिड्स है? जैसे कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जिसके वजह से मतलब और कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि देयर साइड चेन्स आर किंक्ड मतलब अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो मान लो कार्बन के थ्रू हो रहता है, COOH, ठीक है। ये एक मान लो फैटी एसिड है, फैटी एसिड ऐसे किंक्ड रहता है, मतलब स्ट्रेट नहीं रहता है, ये किंक्ड मतलब ऐसे किंक्ड रहता है। तो किंक्ड रहने की वजह से बहुत सारे COOH ऐसे अगर रहेगा तो ना बहुत इंटरेक्शन, इसका जो ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होगा। इसकी वजह से ये फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करेगा। इंटरेक्शन होगा तो वो एक रिजिड हो जाएगा, जैसे एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में साइड चेन्स है स्ट्रेट, ये साइड चेन्स जो है वो स्ट्रेट होते हैं। ये देखो, ये जो साइड चेन्स है COOH, COOH, देखो यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रेट है, देखो ज़्यादा जगह ले रही है। ये सिर्फ इतना जगह में से ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इतना जगह में से ही मतलब एक्यूमुलेट हो जा रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट हो जाने की वजह से ज़्यादा जगह ले रहा है और इसकी वजह से स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहा है। ये पहले वाला मॉलिक्यूल के साथ दूसरे वाला मॉलिक्यूल स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है और इसकी वजह से फ्लूइडिटी डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि मेम्ब्रेन रिजिड हो जाता है। इसका ऐसे एग्जाम्पल है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, जैसे स्टीयरिक एसिड, पामेटिक एसिड और ट्रांस फैटी एसिड ऐसे इंटरैक्ट करते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में लिनोलेइक एसिड, ओलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड, ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसे एसेंशियल फैटी एसिड भी बोला जाता है इसे। और जो कोलेस्टेरॉल है, कोलेस्टेरॉल क्या करता है? ना ही ये इंक्रीज़ करता है फ्लूइडिटी को, ना ही ये डिक्रीज़ करता है। ये मेंटेन्स द फ्लूइडिटी फॉर ऑप्टिमम फंक्शनिंग एट एम ऑप्टिमम लेवल पे रखता है, मेंटेन करता है। ये ना ही इंक्रीज़ करता है। अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल उसे डिक्रीज़ करवाता है, अगर डिक्रीज़ हो जाता है तो इंक्रीज़ करवा के एक ऑप्टिमम लेवल पे ले जा करके फॉर सेल मेम्ब्रेन फंक्शनिंग एक लेवल पे रखता है, ठीक है। तो इसीलिए कोलेस्टेरॉल को बोला जाता है फ्लूइडिटी बफर। तो यही था कोलेस्टेरॉल का फ्लूइडिटी के साथ कोरिलेशन, जो कि एक फ्लूइडिटी बफर है कोलेस्टेरॉल। तो ये मेम्ब्रेन लिपिड्स जो है, सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड्स पार्ट, यही था इस वीडियो का टॉपिक। और इतना ही था इस वीडियो में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।